हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में तक कर लिया था बेटा, हमने किया था एटॉमिक मास। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, स्क्रीन पे आपको शेयर हो रहे होंगे। इनके एटॉमिक मास आपको याद करने हैं। बाकी जो भी एलिमेंट आपको टीचर देगी उसका एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ओके, तो ये सब होपफुली आप सबने याद कर लिए होंगे। जिनके नहीं हुए हैं वो याद करें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, जैसे हाइड्रोजन का 1 यू है, कार्बन का 12 यू है। यू डिनोट्स द एटॉमिक मास यूनिट। स्क्रीन शेयर हो रहा है, फुल स्क्रीन बेटा, फुल यस स्क्रीन। सर। यस सर। तो ये है आपका कैल्शियम हो गया, 40 यू हो गया, ऐसे आपका ये चलता है। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होगी। 10 मिनट पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। कंप्लीट योर वर्क इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सारा काम आपकी नोटबुक में मिलना चाहिए मुझे। एटम्स, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, इसमें लिखा हुआ है एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है जो सिंगल एटम मिलता है, जैसे अकेला ऑक्सीजन, अकेला हाइड्रोजन, अकेला क्लोरीन, ऐसे नहीं मिलते हैं। कुछ एलिमेंट होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जो कि मैंने क्लास में आप लोगों को समझाया भी था। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं नोबल गैसेस जिसे हम बोलते हैं, और ये भी मैंने बताया था नोबल गैसेस की पहचान क्या होती है, जिसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, बताइए। नोबल नोबल गैस एट। 8 एट। इलेक्ट्रॉन। एट। तो हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। तो वो एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑलरेडी स्टेबल माने जाते हैं। वो क्या माने जाते हैं? स्टेबल माने जाते हैं। और वो कभी भी लाइफ में किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं भाई, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनमें से सिर्फ एक हीलियम ऐसा होता है जिसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जो नियॉन है, आर्गन है, इनके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओनली हीलियम इज देयर जिसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। atoms of all the other element combine together to form the molecules or ions। जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को लिखवाया था, शायद नोट्स आपके पास होंगे। atoms exist in two forms, molecular form और ionic form। है ना आप लोगों के पास वो अपने नोट्स लिखे थे ना आप लोगों ने? यस सर। atoms exist in the two form, molecule form और ionic form। ओके, तो देखिए जरा, अभी हम करते हैं कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शेयर हो गया आप लोगों से बेटा? नेक्स्ट स्लाइड शेयर हो यस गया। सर। तो एटम जो होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। अकेला एटम वो न्यूट्रल माना जाता है। तो सर ने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया, आप लोग ये सारी स्लाइड्स फिर से लिख लीजिएगा, आपको और शॉर्टकट में चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम सर ने बताया है दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो वो आयोनिक फॉर्म में मिलेगा और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। तो जो आयोनिक फॉर्म है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, या तो वो कटायन होता है या वो अनायन होता है। कटायन जो होता है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। और मैंने ये भी बताया था जो मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म द पॉजिटिव चार्जेस। कुछ कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मेटल्स क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्जेस। यस सर। लूज द इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने बताया था ना, जब किसी के अंदर कोई बुराई हो, वो बुराई को छोड़ दे तो वो उसकी क्या बन जाएगी? पॉजिटिविटी बन जाएगी। वो उसकी पॉजिटिविटी तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर ये जो मेटल्स हैं, अगर जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टू बिकम स्टेबल, टू बिकम आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो कटायंस फॉर्म करते हैं। कटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं। और जो अनायन है ये होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करते हैं ये उनको गेन करते हैं और अनायन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। क्लियर है? तो मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कटायन और अनायन। स्टूडेंट्स टेल मी, मेटल्स क्या बना? कटायंस। कटायन। Cations, नॉन मेटल्स फॉर्म anions, कटायंस। अनायंस। ओके, अब बात आती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल जिसे साइड में मैंने लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल बनता है कटायन और अनायन के कॉम्बिनेशन से। जब ये दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो वो तैयार हो जाता है मॉलिक्यूल। A molecule is a group of two or more atoms which are chemically bonded with each other। ये ग्रुप है दो या दो से ज्यादा एटम्स का जो आपस में केमिकली कंबाइन हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। A molecule is the smallest particle of matter except the element। एलिमेंट का छोड़ के, एलिमेंट का क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। एलिमेंट का अगर हम बात करें सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, आप बोलोगे एटम। लेकिन किसी कंपाउंड का अगर हम बात करें, किसी कंपाउंड का, तो उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल।
याद रखना है, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, which is capable of independent existence and show all the properties of the substance, जिससे वो बना है या वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर दिखाता है जो सब्सटेंस उसका है। H और O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। अगर अकेले H की बात करें, अकेले O की बात करें, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पानी के। वी शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? A molecule may have atom of same or different element. Depending upon this, molecule can be categorized into two categories. वो कह रहा है मॉलिक्यूल के अंदर या तो बिल्कुल सेम एलिमेंट होंगे या फिर डिफरेंट एलिमेंट होंगे। अब कैसे होते हैं ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सो डोंट वरी। मॉलिक्यूल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के नाम से मैंने ये पढ़ाया था, इनको एक और नाम से जानते हैं, तो आज मैं आपको दूसरे नाम से भी इनको बता रहा हूँ। ये सब नोट्स आप लिख लीजिएगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कि H2, जैसे कि Cl2, जैसे कि O2। ये सारे क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो ऑक्सीजन। लेकिन हेट्रो एटॉमिक एलिमेंट कौन से होंगे या कंपाउंड कौन से होंगे? जैसे कि H2O, जैसे कि CO2। इनके अंदर देखो, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। डिफरेंट एटम्स है कि नहीं है? इस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। देखो इधर, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? सेम एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है? सेम एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट। तो ये कौन सी कैटेगरी में काउंट हुआ? कौन सी कैटेगरी में काउंट होगा ये? हेट्रो हेट्रोएटॉमिक। एटॉमिक। और होमो एटॉमिक में कौन होगा? हाइड्रोजन, क्लोरीन, O2। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड देता हूँ N2, तो नेम इट, ये हेट्रो है या होमो है? ओ होमो होमो। होमो एटॉमिक। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड देता हूँ आपको CH3, हेट्रोएटॉमिक। ये हेट्रोएटॉमिक। अब समझ में आया क्या लिखा हुआ है? होमो एटॉमिक में पढ़ो क्या लिखा हुआ है उन्होंने, कंटेनिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जिसमें एटम सेम एलिमेंट के होते हैं। और हेट्रो में क्या लिखा हुआ है? कंटेनिंग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंटेन करता है। तो यहाँ पे हमें नॉलेज होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल एक तरह के नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, या तो वो हेट्रो होंगे और या फिर वो होमो होंगे। अंडरस्टूड? कोई डाउट पूछना है किसी को? नहीं? चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब ये आ गया मॉलिक्यूल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, देखो O2 सिंगल एटम का बना हुआ है, N2 सिंगल एटम का बना हुआ है, O3 सिंगल एटम का बना हुआ है। यू नो व्हाट इज O3? किसी को पता है O3 क्या होता है? O3 क्या होता है? ओजोन। यस, इसको बोलते हैं ओजोन। ये ओजोन है जिसने प्रोटेक्शन दे रखी है हमारे एटमॉस्फेयर को। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अंदर नहीं आने दे रहा। अगर ये खत्म हो जाएगी लेयर हमारे ऊपर से, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगी। अभी कुछ होल्स हो चुके हैं इसके अंदर। किसी को नॉलेज है किस एरिया में होल है अर्थ के? किस एरिया में ओजोन के अंदर होल हो चुके हैं? किसी को पता नहीं है? पोल्स, साउथ अफ्रीकन रीजन है, ओजोन होल पोल्स वाला, वो नहीं बेटा, भरा था अभी लॉकडाउन में। हाँ वो पोल्स के पास है। जो ये पोल्स है हमारे अंटार्कटिका साइड, यहाँ पे आपके होल्स हैं ओजोन के अंदर। तो ये अभी थोड़े से होल्स जो थे ये फिलअप हुए थे, क्योंकि पॉल्यूशन कम था, चीजों का कम इस्तेमाल हुआ था, केमिकल्स का कम इस्तेमाल हुआ था, तो थोड़े से ये फिलअप हुए थे। तो ये O3 होता है ओजोन, जो कि एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। S8 होता है सल्फर, P4 होता है फॉस्फोरस। और हेट्रोएटॉमिक में आते हैं H2O, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैंने ये भी बताया था, अगर O के साथ 2 लगा हो तो वर्ड यूज होता है डाई, 3 के लिए यूज होता है ट्राई, 4 के लिए यूज होता है टेट्रा। तो 2 लगा हुआ ना NO2, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SO2 क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? NO2 क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर 2 क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 कौन बताएगा? व्हाट इज CO2? नाम बोलने में ही आ रहा है। CO2 क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड।
अब हमें बात आती है एटॉमिसिटी. व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. जितने नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो. एक मॉलिक्यूल मतलब होता है कंपाउंड. कंपाउंड के सबसे छोटे हिस्से को मॉलिक्यूल बोला जाता है. हमारी बॉडी के सबसे छोटे हिस्से को क्या बोला जाता है? बताओ. सेल. 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 और सेल अगर कंबाइन होते हैं तो क्या बोला जाता है? टिश्यूज. मोनोएटॉमिक. टिश्यू. टिश्यू. सेल अगर Tissue. कंबाइन होते हैं तो बोला जाएगा टिश्यूज. अंडरस्टूड? अब टिश्यू जो है समझो मॉलिक्यूल है, और सेल जो है वो एलिमेंट है. तो लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? सेल क्या है? एलिमेंट है. और टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? कंपाउंड. मॉलिक्यूल. टिश्यू क्या है? एटम. मॉलिक्यूल ना. टिश्यू मॉलिक्यूल है, सेल एटम है. सेल सबसे छोटा पार्ट है. सेल से टिश्यू बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं. एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा. जैसे O अकेला एक एटम है. O2. O2 में कितने एटम है? आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं O2 के अंदर? 2. 2 एटम्स. 2. ओजोन के अंदर कितने एटम नजर आ रहे हैं? 3. 3. 3. तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना किसी भी कंपाउंड के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स, इसी को बोला जाता है एटॉमिसिटी. तो डेफिनेशन को दोबारा से रीड करो. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. जो एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो सिंपल वे में मैंने कंपैरिजन करवाया है तुम्हें कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल, तो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम, लेकिन उन्हीं एटम को आपस में कंबाइन कर दो. अगर सेम एटम को कंबाइन करोगे तो वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू बनेंगे. डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करोगे तो समझो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म होंगे या मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे. वो डिफरेंट टाइप वालों को हेट्रोएटॉमिक बोला जाता है और सेम टाइप वालों को होमोएटॉमिक बोला जाता है. देखो अब आर्गन की एटॉमिसिटी. आर्गन अकेला एग्जिस्ट करता है. जितनी भी नोबल गैसेज हैं दुनिया में, जितनी भी, मैंने आपको याद है ना बताया था, जितनी भी नोबल गैसेज हैं ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. समझाया था ना आप लोगों को क्लास में कि ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. तो आर्गन कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. हीलियम कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो ये हमेशा जिंदगी में अकेले रहते हैं. तो अकेले रहते हैं तो इनका एक एक एटम होता है. जब जिसका एक एक एटम होता है उसका पहले वर्ड यूज होता है मोनोएटॉमिक. ऑक्सीजन अकेला रह नहीं सकता. ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा. तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2 एटम्स. तो ये इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? डाई एटॉमिक. क्या हो गया बेटा? ये क्या कहलाता है? डाई एटॉमिक. हाइड्रोजन क्या है? डाई एटॉमिक. ओके. अब ऊपर देखो जरा एग्जांपल. N2 क्या है? N2 कौन से तरह का एटॉमिसिटी कंटेन कर रहा है? डायटोमिक. डायटॉमिक. क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 है. ठीक है बेटा. O3 कैसा है? O3 ट्राइटोमिक. ट्राई एटॉमिक. ट्राई मतलब 3. देखो लास्ट में 7 नंबर पे मैंने दे भी रखा है. ओजोन. ट्राई एटॉमिक. ठीक है. हाइड्रोजन हो गया डाई एटॉमिक. फास्फोरस हो गया टेट्रा एटॉमिक. 5 हो तो पेंटा एटॉमिक. पेंटा एटॉमिक. 6 हो तो हेक्सा एटॉमिक. और उसके बाद 6 के बाद हम सिंपल यूज कर लेते हैं पॉली एटॉमिक. 6 तक हम नाम देते हैं पेंटा हेक्सा. उसके बाद हम वर्ड यूज करते हैं पॉली एटॉमिक. अंडरस्टूड? क्लियर है बेटा? 8 एटॉमिसिटी होगी. देखो सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है. किसी को कुछ पूछना है एटॉमिसिटी से रिलेटेड? कोई भी क्वेश्चन? डोंट शाय, प्लीज पूछ लीजिए बेटा. कुछ पूछना है? ये सब नोट्स में होना चाहिए आपका. केमिकल फॉर्मूला. इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि सिंबल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करता है. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? The valencies of charges on an ion must be balanced. When the compound is form of a metal and non-metal, symbol of metal come first. तो ये बात ध्यान रखनी है आपने कि कभी भी कोई फॉर्मूला बना है तो उसमें मेटल का सिंबल हमेशा पहले आएगा और नॉन मेटल का सिंबल हमेशा बाद में आएगा. When a polyatomic are used, the ions are enclosed in bracket. तो आपको एक आयन की वैलेंसी मैंने दी थी, अगर आपको याद हो. आपको याद है वो आयन की वैलेंसी याद करने के लिए दी थी. उसमें मैंने क्या बोला था? उसको मैंने क्या बोला था कि हाँ मनन बेटा 5 के ऊपर भी कई टीचर यूज कर लेती हैं पॉलीएटॉमिक, लेकिन 5 तक हम हेक्साएटॉमिक यूज करते हैं कई जगह पे. ठीक है. नाम होता है आईओपी के. टीचर छोटी क्लास में भी आप लोगों को नहीं बताया जाता है, लेकिन उसके बाद नाम होता है. बल्कि इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो
8 का भी नाम होता है, ऑक्टाएटॉमिक, हेप्टाएटॉमिक, वो नहीं करवाया जाता, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास जो है बट हाँ, when a polyatomic ions are used, the ions are enclosed in bracket। तो यहाँ सामने देखें, पॉलीएटॉमिक आयन आपके, अगर आपने वो टेबल आपके पास कॉपी में लिखा होगा तो उस टेबल में देखिएगा, पहले वाले मेटल्स थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे, दूसरे वाले नॉन मेटल्स थे, और तीसरे टेबल में ना आप लोगों को, बेटा छुट्टियां हैं आपकी तो थोड़ा थोड़ा पढ़, ठीक है त्योहार का दिन है, मन नहीं करता, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन मारो, हाफ हाफ आवर का ये थोड़ा सा रिवीजन दो, नहीं तो बहुत सारा कोड पीछे रह जाएगा आप लोगों का। तो इसमें क्या है बेटा आपका, OH जो है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है। जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयन आता है ना, उसको हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखना होता है और उसकी वैलेंसी आगे लिखनी होती है। OH डिनोट करता है हाइड्रोक्साइड को। OH आयन होता है हाइड्रोक्साइड का, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। इसको देखो ब्रैकेट में कैसे लिखा गया, मैं आपको समझा के बताऊं। एक्चुअल में अगर आप अपना वैलेंसी टेबल देखें ना, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 दी हुई है, और OH की वैलेंसी अगर आप देखें 1 दी हुई है। चेक कर लो आप, चाहे अपना जो टेबल आप लोगों ने कॉपी में बना रखा है वो चेक कर लीजिए आप। OH की वैलेंसी कितनी दी हुई है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट क्लास में सिखाए थे ना मैंने ये वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपाउंड क्या बन Yes, जाता है, Yes, sir. CaOH, CH2OH। यस, होल ट्वाइस। लेकिन ये ब्रैकेट कब लगाना है, सिर्फ पॉलीएटॉमिक आयन में। पॉलीएटॉमिक आयन में क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि एक से ज्यादा कंपाउंड, एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, एक से ज्यादा एटम होते हैं, सॉरी, O और H अलग अलग एटम है। तो जब एक से ज्यादा एटम होते हैं तो आपको ब्रैकेट लगा के 2 लगाना है। अंडरस्टूड। सर लेकिन OH का जो मास है वो माइनस नेगेटिव में गिवन है, तो नहीं 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 नहीं, negative मास होगा? नहीं है बेटा, होल्ड ऑन, वो वैलेंसी है। OH नेगेटिव है, नेगेटिव ये अब देखो, क्लोरीन का भी नेगेटिव होता है कुछ नहीं, क्लोरीन भी नेगेटिव होता है, लेकिन क्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसकी वैलेंसी 1 है। और सोडियम का पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक कटायन और अनायन वाली बात होगी ना बेटा, भूल गए आप कटायन अनायन, ये वो वाली बात हो गई। तो इसका मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है या दे रहा है, बताओ। हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर रहा है, ले रहा है या दे रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेता है, ध्यान से ले सुन रहा लो, ले रहा है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है ना, लेता है, गिव टेक, तो देने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये सम होता है सारे मासेस का जो एटम उसके अंदर है। तो जहां देखो कैसे है जरा, अगर आपको H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 आपने, क्योंकि H कितने हैं, 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन के एटम कितने नजर आ रहे हैं इसमें, बताओ। ऑक्सीजन के कितने एटम है हाइड्रोजन के अंदर, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से, तो देखो हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 16 हो गया, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18U इज द आंसर, ठीक है बेटा। इस तरह आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम होता है जो कि एटॉमिक मास होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वही फॉर्मूला यूनिट मास होता है जो कि आपका एटॉमिक मास होता है। अंडरस्टूड बेटा, सिर्फ नाम दोनों के डिफरेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। रूल चेंज, स्लाइड चेंज हो गया, स्लाइड चेंज हो Yes, गया। sir. Yes, sir. देखिए बेटा, these are the rules for writing the chemical formula. We first write the symbol of an element which form the compound. Below the symbol of each element we should write their valency, जैसे कि देखो आप सामने लिखी हुई है एग्जांपल में। Now crisscross the valencies of combining atoms. With the first atom we write the valency of the second as a subscript, and with the second atom we write the valency of the first atom subscript में। When the valency is 1, the subscript is not written. जब valency 1 होती है उस केस में subscript को नहीं लिखा जाता। जैसे देखो H2S साइड में लिखा है, H2S के और डाल के हमने आंसर क्या लिख दिया, H2S अकेला, हमने 1 नहीं लिखा। तो यहाँ पे ये बताया गया अगर किसी की वैलेंसी 1 होती है उसको साथ वाली के साथ नहीं लिखा जाता। When there are multiple number of polyatomic ions, bracket must be used. जैसे कि मैंने पीछे सिखाया,
अगर मल्टीपल आयंस हैं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे NH4 के साथ 2 का हुआ है, SO4 के साथ 3 का हुआ है, तो ऐसे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए, जैसे कि देखो CO2 का मैंने लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ, C कार्बन का 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके लिए आपको याद करनी पड़ेंगी वैलेंसीज। आकर्ष, आप लास्ट क्लास में शायद एब्सेंट है, तो ये वैलेंसीज आपको Yes, याद sir. करनी पड़ेंगी। ये वैलेंसी जब तक आप याद नहीं करोगे, जब तक आपको काम नहीं बनेगा। इसको बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ जो लास्ट क्लास में सिखाया था। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट बिकम C2O4। यहाँ देखो सर का कर्सर, इट बिकम C2O4। म्यूट रखो बस आकर्ष। और और क्या करते हैं, जो अगर कभी 2 कॉमन आता है, जब आता है हमेशा नहीं लेना, जब 2 से डिवाइड हो रहा होता है हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया C1 बन गया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 बन गया, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया CO2। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो बाद में लास्ट में फॉर्मूला बनता है इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको नहीं करना, जो डिवाइड होता है 2 से उसी को डिवाइड करना है। अंडरस्टूड? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? हाउ टू फॉर्म द कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ हुआ ये, इसको प्रैक्टिस करो, नहीं तो 10th क्लास की केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आएगी। पहले वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकेंड वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं, कुछ हमारे एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, तो ये आप लोग अब जितना भी मैं स्लाइड्स हैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरी नेक्स्ट क्लास में, प्लीज करके लेके आइए। एनसीईआरटी पेज नंबर 32 के ऊपर हमें क्वेश्चन दे रखा है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यहां देखें आपने लिखा सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम विद इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला इनका जानने की जरूरत नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इथेनोइक एसिड 6 ग्राम, ये दोनों रिएक्ट हुए तो इन दोनों को प्लस कर दिया। जो रिएक्ट होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। रिएक्ट होने के बाद क्या बना, द प्रोडक्ट वर, जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्शन के बाद आते हैं, मतलब एरो के बाद आते हैं, पहले आप एरो लगाएंगे, एरो के बाद आएंगे। प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम लिख दिया, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, ये बन गया, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, वो भी लिख दिया। अब हमने क्या किया, मास ऑफ द रिएक्टेंट ऐड किया। ऐड कौन से वाले किया हमने, 5.3 को 6 ग्राम से ऐड किया। अगर आप 5.3 प्लस 6 ग्राम करो, सबको पता है रिएक्टेंट क्या होता है, जिन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इन दोनों को हमने ऐड किया बेटा, आंसर कितना आ गया 11.3। फिर हमने जितने भी प्रोडक्ट साइड में आए थे, 3 चीजें आई हैं प्रोडक्ट में, तो इन तीनों को ऐड करना है, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, कितना आंसर आया 11.3। तो हमें क्या पता चला, मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल है, मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये कौन से लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Mass. मास को ये सेटिस्फाई कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कार्बोनेट गलती से टाइप हो गया मेरे से, ये हटा देना, इसको मत लिखना, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, उसको भी देख लो। ये एनसीईआरटी के हैं पेज नंबर 32 पे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:8 बाय मास टू फॉर्म द वाटर, और उससे पानी बनता है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? इसका एग्जांपल मैंने क्लास में भी दिया था। एक बच्चे की मैक्सिमम कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, अब वो एक फंक्शन में पहुंच गया, बहुत सारा खाना होता है, चाहे जितनी मर्जी रोटियां वहां पड़ी हो, वो अपने हक की कितनी लेगा, जितनी वो खाता है। कितनी खाता है वो, 3 खाता है। तो ऐसे ही 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम कितना ग्राम ऑक्सीजन जुड़ता है बेटा, पढ़ो और बताओ। 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमारी मतलब रेशियो क्या हो गई, मास रेशियो क्या हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन 1:8. 1:8। तो हमने यहाँ पे देखो नीचे क्या किया, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन किसकी है, ये H2O की। तो हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन की रेशियो मैंने लिख दी 1:8 इक्वल टू, मुझे गिवन है 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो मैंने क्या कर दिया, मुझे रेशियो गिवन थी 1:8, तो हाइड्रोजन गैस तो मुझे गिवन है 3 ग्राम, लेकिन मुझे ऑक्सीजन नहीं गिवन है, तो ऑक्सीजन को मैंने कितना लिख दिया, देखो x। तो क्या करेंगे अब हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x इक्वल टू 8 3 24 ग्राम,
x इक्वल टू 8 3 दा 24 ग्राम। तो मतलब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? 24 ग्राम की जरूरत 24 पड़ी, ग्राम। क्योंकि इनकी रेशियो कितनी थी? 1:8। कौन से लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है बेटा? ये कौन से लॉ से निकाला है? कांस्टेंट Law of प्रोपोर्शन। proportion. लॉ Law of ऑफ conservation. कांस्टेंट proportion. लॉ Proportion. ऑफ कांस्टेंट proportion. Understood? Which postulate of Dalton atomic theory is the result of the law of conservation of mass? कौन सा postulate जो था वो law of conservation of mass को satisfy करता था या बताता था? The postulate of Dalton atomic theory that is the result of law of conservation of mass is the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, तो आपका जो मास आएगा वो ये वाला था। ये ऊपर ना पता नहीं जल्दी जल्दी में आज क्लास लेनी थी, कलर टाइपिंग हो गई मेरे से। ये नहीं है रिलेटिव नंबर वाला, ये वाला था आपका। पोस्टुलेट नंबर देख लो कौन सा वाला था ये पोस्टुलेट नंबर, मेरे ख्याल से 3rd या 4th था ये। आप लोगों की कॉपी होगी ना आपके पास, कॉपी में कौन सा वाला पोस्टुलेट दे रखा है? ये मैंने लिखवाए हुए ना बेटा डाल्टन के। सर सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ, तो ये सेकंड लॉ वाला आपको सेटिस्फाई करता है। ये वैसे मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है, आप इसको फ्रॉम नोट्स कर लीजिएगा। ये मैंने कॉपी में लिखवा दिया था आपको, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने लिखवा दिया था कौन सा वाला पोस्टुलेट यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को करता है। तो ये लाइन मैंने काट दिया, सिर्फ ये आपको जो अंडरलाइन किया ना लाइन, ये वाला लिखना है। दिस इज द सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ था आपका जो मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन को कौन कर रहा है? कौन सा वाला नंबर है वो बेटा? सेकंड कौन सा वाला कर रहा था उसको देखो, उसमें वहां लिखवाए होंगे ना मैंने आपको, 6 लॉ लिखवाए थे ना उसमें डाल्टन के। 6th लॉ होगा ये मेरे ख्याल से। सर वॉइस कट रही है। 6th लॉ होगा बेटा ये। सर आपकी वॉइस कट रही है। सर आपकी वॉइस। सर वॉइस कट रही है। कोई बात नहीं, अब दोबारा से सुन लो। ये कौन सा वाला लॉ है कि डाल्टन डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला? 6th लॉ होगा देखो। 6th लॉ है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। दिस इज द 6th लॉ। ठीक है, कौन देता है ये? 6th लॉ देता है। अंडरस्टूड बेटा? ओके, अब आ जाए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। हमें एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है। फ्रॉम नोट्स लिख लेना इसको, या कॉपी कर लेना, पेज नंबर डाल के कॉपी कर लेना। नोट्स में मैं लिखवा चुका हूं। किससे कंपेयर होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। जो कार्बन का जो 12 वाला एटम होता है उसके 1/12 से एटॉमिक मास यूनिट को कंपेयर किया जाता है, उससे निकाला जाता है। डेफिनेशन नोट्स में लिखवाई हुई है मैंने। Why is it not possible to see an atom with a naked eye? क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। एटम का साइज होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। ये देखो नैनोमीटर्स, NM, इतना छोटा होता है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना जरा, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये आयंस की टेबल आप लोगों ने बनानी थी। ये थे आपके मेटल्स वाले आयन जो कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं। सिर्फ 2 आयन होते हैं जो 3 पॉजिटिव बनाते हैं, बाकी सोडियम पोटेशियम सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है, उनको केरोसिन में रखा जाता है। यहां देखें, ये हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस इनमें से सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपके, सबसे ज्यादा वो होता है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, और होता है कार्बोनेट या सल्फेट। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या सल्फेट। इन छुट्टियों में आपने ये आप टेबल कंप्लीट लर्न करना है। ठीक है, ये कंप्लीट टेबल लर्न करना है आप लोगों ने इन छुट्टियों में। पहला लेटर आप यहाँ पे देखें, हमेशा एक एलिमेंट का बड़ा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये पहले से मैंने काम दे रखा है। अब हम फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे। देखें, इसके लिए हमें वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। ये सब आपको कॉपी में बनाना है, वो टेबल आप बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम को लिख दिया Al। ऑक्साइड बनता है कंपाउंड बनाने के बाद, उससे पहले वो ऑक्सीजन होता है, पहले उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन कंपाउंड बनने के बाद ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम की टेबल अपनी बुक में से खोल के रखिए, अपनी कॉपी में से खोल के रखिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बच्चों? कितनी है देखो, 3 है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी दे रखी है आपके टेबल में? देखो
बुक खोलो ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा ना। बुक या कॉपी कुछ तो खोलो। यहाँ पे टेबल में ये दे रखी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी दे रखी है 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी दे रखी है, देखो चार्ज टेबल में देखो कितना दे रखा है, 2 नेगेटिव। नेगेटिव वाला -2 नेगेटिव वाला बाद में लगता है, पॉजिटिव वाला पहले लगता है। मेटल्स हमेशा पहले लगते हैं। क्रिस क्रॉस किया, 2 को एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई किया, 3 को ऑक्सीजन से, क्या बन गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम की वैलेंसी चेक करो कितनी दे रखी है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी दे रखी है 2, तो कैल्शियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या बन गया, बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, CaO. Ca2O2 ये बनेगा Ca2O2, लेकिन इसको 2 से So डिवाइड कर divide देंगे कर देंगे. CaO, ये बनेगा फाइनल फॉर्मूला, ये बनेगा CO. फाइनल फॉर्मूला, ये बनेगा। अब देखो आगे, देखो आगे आ गए पॉलीएटॉमिक नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है NO3। तो अब हमने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 है, 1 की वैलेंसी लिखनी नहीं होती, तो अकेले 1 के साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो NO3 के साथ सर ने ब्रैकेट नहीं लगाया है क्योंकि Na की वैलेंसी 1 थी, ध्यान रखना ये बात, सिर्फ इसलिए नहीं लगाया मैंने। अगर ये 1 से ज्यादा होती तो NO3 के साथ मुझे ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ता, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लगाना पड़ा है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब OH के साथ ब्रैकेट लगाना पड़ गया क्योंकि O अकेला नहीं है, H अकेला नहीं है, दोनों कंबाइन में है, ब्रैकेट लगाया, बाहर लगा दिया 2। अगर समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं कंपाउंड, लास्ट क्लास में ये सब करवाया था मैंने। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, OH की वैलेंसी 1 है, 1 क्रिस क्रॉस कर देना है। जब तक आप वैलेंसी याद नहीं करोगे कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता ये चैप्टर करने के लिए। वैलेंसी याद करो, चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा। ये सब आपके नोट्स में होने चाहिए। अब आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 39 के क्वेश्चंस। देखो ये आपको नोट्स में कंप्लीट करके लेके आने हैं, जितने मैं करवा रहा हूं। मैं क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो प्लीज काम कंप्लीट कर लेना। मैं बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नवंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, सॉरी दिसंबर 15 तक, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा रिवीजन करवाने का। सोडियम, सोडियम होता है Na, ऑक्सीजन होता है O। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रिस क्रॉस किया सर ने, तो कंपाउंड क्या बन गया Na2O। देख रहे हैं आप, हो गया ना इजी। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी चेक करो 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस, तो कंपाउंड क्या बन गया बेटा AlCl3, AlCl3, अंडरस्टूड। अब सोडियम की क्या होती है, अभी ऊपर बताई थी मैंने 1। सल्फाइड की क्या होगी बताओ, सल्फर की, सल्फाइड की चेक करो अपनी टेबल में, 2 so 2. 2। S अकेला लिखा जाता है सल्फाइड में, सल्फाइड में S अकेला लिखा जाता है, तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे सल्फाइड है। ये याद करना, सल्फाइड नहीं है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर SO3 क्यों नहीं ली, वो सल्फाइड होता है, और SO4 सल्फेट होता है, ये सल्फाइड है, तो ये अकेला S होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगी Na2S। ये सारे कंपाउंड के नाम लिखा रहा हूं, पेज नंबर 39 के क्वेश्चन है ये, काम कंप्लीट कर लेना। मैग्नीशियम वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड जितना ज्यादा बोल बोल के लिखोगे उतनी जल्दी याद होती है, हाइड्रोक्साइड की भी 1। अब सर बन जाएगा 1 मैग्नीशियम, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है। मैंने बताया था ना आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाले सल्फेट और हाइड्रोक्साइड होते हैं, और एक कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट सल्फेट ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। राइट द फॉलोइंग नेम्स, रिप्रेजेंट, इनका नाम बताना है। ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हमेशा बड़ा आएगा बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि ये क्या है, ये SO4 वाला है। नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला आ गया कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्या आएगा, के क्या होता है पोटेशियम Potassium सल्फेट, sulfate. पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट।
अगला क्या है? पोटेशियम Potassium पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, Calcium Calcium carbonate. Calcium कैल्शियम carbonate. कार्बोनेट। ये आपके नाम है सारे, ये नाम आपको याद करने हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? मैंने नोट्स में लिखवा रखा है फ्रॉम नोट्स। अब इसमें आ गया हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S? कितने एटम प्रेजेंट नजर आ रहे हैं H2S में? 3 एटम्स। और PO4 में 5। 5. survive. O के 4 है, O के 4 एटम्स हैं, 3 तो वैलेंसी है उसकी, P का 1 है।